सोल्यूशन लिखो इसका, और देख लो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। मान लो दो वस्तु इस प्रकार का, एक है 2 kg का और दूसरा है 3 kg का, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 15 मीटर पर सेकंड के वेग से और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराने आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ। फिर उसके बाद बोल रहा है जब दोनों टकरा जाते हैं तो मतलब प्रैक्टिकली दिमाग में कैसा डायग्राम होता है, टकराने के बाद कौन किधर जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता होगा, दोनों टकराएंगे, टकरा के फिर वापस जाएंगे, कुछ इस प्रकार दिमाग में बनता होगा डायग्राम। तो मान लो वो क्वेश्चन में दे रहा है कि जो 2 kg वाला द्रव्यमान है वो वापस लौटता है कितने वेग से, बताओ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो बताओ ये वाला वस्तु जो 3 kg वाला है वो कितने वेग से और किस दिशा में जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो टकराने के पहले ऐसे आ रहे थे और टकराने के बाद ऐसे मान ले रहे हैं, ये तो वापस लौट जाता है अपने दिशा के विपरीत वापस लौटता है। वापस लौटने वाला भी ना वो किधर जाता है किधर आ जाएगा। अब ध्यान देना, पता यहाँ पर इसका वेग कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे क्या इस सिस्टम का टकराने से पहले और इस सिस्टम का टकराने के बाद क्या मोमेंटम मतलब संवेग को संरक्षित कर सकते हैं। सिस्टम का ध्यान देना, किसी एक वस्तु का नहीं, पूरे सिस्टम का क्या संवेग संरक्षित कर सकते हैं, तो हाँ बोलेंगे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्श है वो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब दोनों टकराएंगे तो कल बताए थे कि जब दो वस्तु टकराएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स देंगे उसका आंतरिक बल हो जाएगा। और संवेग के संरक्षण का नियम क्या होता है कि कोई बाहरी बल नहीं लगना चाहिए, तो इनके टकराने और दूर जाने के बीच में कोई भी बाहरी बल तुम्हें नहीं दिख रहा है कि कोई बाहर से आकर के उसके ऊपर बल लगा दे, कोई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे संवेग को संरक्षित कर सकते हैं। अब संवेग को सुरक्षित करने का मतलब ये हुआ कि देखो ये टकराने से पहले वाला है संरक्षक संवेग, इसको प्रारंभिक संवेग मानते हैं, इसको जो है अंतिम संवेग मतलब मोमेंटम मान लेंगे। मतलब इनिशियल मोमेंटम या प्रारंभिक संवेग कितना होगा, अब ये लिखने आ चुके हैं, मतलब प्रारंभिक जो संवेग है वो कितना होगा, प्रारंभिक संवेग मतलब टकराने से पहले वाला संवेग कितना होगा। तो अगर कभी भी किसी भी सिस्टम का संवेग निकालना हो तो हर वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को गुणा करके लिखेंगे और सबको जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर कितने वस्तु हैं, 2 वस्तु, तो दोनों का द्रव्यमान और वेग को गुणा करेंगे और यहाँ पर जोड़ते जाएंगे सबको लिख करके। लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना, संवेग जो है सदिश राशि, जब सदिश होता है तो वहां पर डायरेक्शन भी मायने रखता है। जब डायरेक्शन मायने रखता है तो हमें मानना पड़ता है एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस। जैसे सदिश राशि है तो हम लोग अपने मन से एक तरफ प्लस मान लेंगे और अपने मन से दूसरी तरफ जो है वो माइनस मान लेंगे। अब जो वेग इस दिशा में होगा वो सभी जो है प्लस वाले संवेग देंगे। देखो ये इसका दिशा किधर है, आगे की तरफ प्लस है, इसका मतलब ये प्लस वाला संवेग देगा। अच्छा क्या होता है संवेग का फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणे वेग, q * 50 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आएगा। अब देखो जो दूसरे वाले का वेग है वो जिस दिशा में है उसको माइनस मानेंगे, तो इस वाली दिशा को माइनस माने हैं तो इसका संवेग तुम ऐसे लिखोगे, संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान कितना है बताओ, 3 kg, लेकिन जो वेग लिखेंगे वो -20 हो जाएगा। ऐसा समझ आ रहा होगा माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका दिशा विपरीत है। अब अगर ये हो गया 30 और ये हो गया -60, अब कुल मिलाकर के -30 आएगा। हम यूनिट लिखना चाह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड आएगा, वैसे हम लोग न्यूमेरिकल से मतलब रखेंगे नंबर से। टकराने के बाद जो अंतिम संवेग आएगा वो कैसे लिखेंगे, तो
तो बोलेंगे टकराने के बाद ये वापस लौटने लगा, इसका जो दिशा है वेग का वो देखो माइनस की दिशा में है। जब ये माइनस की दिशा में होगा तो इसको माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणा वेग m into v 2 into -10 और फिर बीच में प्लस। अब इसका द्रव्यमान कितना है? 3। वेग यदि निकाला है तो इसको जो है 3 into v कर देंगे। अब बताओ संवेग का संरक्षण क्या होता है? संवेग का संरक्षण ये होता है कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों बराबर होना चाहिए। संरक्षण का मतलब होता है प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम। अब बताओ कि शुरुआती जो है वो -30 है और जो अंतिम है तो ये -20 है। -20 और ये जो है 3v, इसको इधर ले आओगे तो +20 हो जाएगा। तो +20 -30 -10 = 3v। यहाँ से v का मान आ गया -10/3 मीटर पर सेकंड। मतलब माइनस का मतलब क्या बता रहा है? वो माइनस क्या बता रहा है कि ये जो है इस दिशा में नहीं जाएगा। जिधर हम लोग मान करके हल कर रहे थे क्वेश्चन को, वो इस दिशा में नहीं जाएगा। माइनस का मतलब वो इस दिशा में जाएगा। बस है। और कितने वेग से जाएगा? 10/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि सिस्टम के ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, इसलिए प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर हो जाएगा। ये पहला प्रश्न था कल जो तुम लोग को थ्योरी बता रहे थे उस पर आधारित। नोट करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है मान लो एक बम है और ये अचानक 2 टुकड़ों में टूट जाता है। बताओ इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 6 kg। अच्छा, जब वो 2 टुकड़ों में टूटता है तो उसके द्रव्यमान का रेशियो कितना होता है? 1:2। अब बताओ जब ये पूरा द्रव्यमान 1:2 में टूटेगा तो दोनों टुकड़ों का द्रव्यमान कितना होगा? मान लो ये m1 का और ये m2 का है तो ये बराबर होता है m1:m2 का। तो अगर ये तो लोगों को मालूम होगा बेसिक, मान लो 50 मिठाई है और इसको एक संबंधित 3 में 1:3 में जो है बांटना है। तो जो जो ये वाला भाग होगा तो क्या करते हैं 1 बाई इन दोनों को जोड़ देंगे और जितना भी मिठाई का संख्या है उससे गुणा कर देंगे। मान लो जितना 3 भाग वाला है अगर इसका द्रव्यमान निकालना हो तो 3 में फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और पूरे संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यही बोल देंगे कि 50/4 मिठाई इसके पास आएगा और 150/4 मिठाई इसके पास आएगा। तो जिन जिन 2 भागों में बांटना है तो हम लोग का तरीका यही होता है। अब बताओ कि 6 kg को बांटना है, 6 kg को, तो अगर m1 का मान निकालना होगा तो m1 किससे संबंधित है? 1 वाले से संबंधित है। तो 1 बाई, अब देखो 1/1+2 गुणे जिस पूरे को बांटना है वो 6 है। देखो ये 3 हो गया, 6/3 2 आ गया और m2 कितना आ जाएगा? तो m2 किससे संबंधित है? 2 वाले से। तो 2 वाले के ऊपर रख दो, टोटल 1+3 2 गुणे 6 ये आ जाएगा 4। ये 2 kg हो गया और ये 4 kg। अब देखो इसका रेशियो निकालोगे तो 1:2 ही आएगा। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि एक आ जाएगा 2 kg का और दूसरा आ जाएगा 4 kg का। अब बताओ 2 kg वाला किधर भागने लगेगा? किसी एक दिशा में।
अच्छा, किसका वेग दिया है, तो कितना दिया है बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ कि इसको हल कैसे करेंगे, मतलब समझना ध्यान से। जैसे अभी तो ये रुका हुआ था और अचानक टूट करके दो भागों में बट गया, और उन दोनों भागों में से जो हल्का वाला द्रव्यमान है वो 20 मीटर पर सेकंड से भागने लगा। तो बोल रहा है कि बताओ जो भारी वाला द्रव्यमान है वो कितने वेग से भागेगा, यही वेग पूछ रहा है। बताओ कौन सा तरीका लगाओगे, तो बोलेंगे यहाँ पर हम लोग संवेग को संरक्षित करेंगे। अच्छा कैसे, संवेग को यहाँ पर संरक्षित कैसे करेंगे बताओ? ये जो बम टूटा होगा, कोई बाहर से तो इसको बल तो दिया नहीं होगा, वो टूटा तो अपने आप से है। जब वो अपने आप से टूटा है मतलब अंदर वाले बल से टूटा है, और जब अंदर वाले अपने आप से टूटने का मतलब अंदर वाले बल से टूटा, और अंदर वाले बल से टूटने मतलब कोई बाहरी बल नहीं लगा, और जब बाहरी बल नहीं लगता है तो उसका संवेग संरक्षित होता है। संवेग संरक्षित होने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रारंभिक संवेग जो भी हो, अंतिम संवेग भी वही होगा। मतलब प्रारंभिक संवेग क्योंकि वो रुका हुआ है, और रुका है इसका मतलब ये हुआ हो गया कि इसका वेग जीरो है। अब वेग जीरो हो गया तो उसका संवेग हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग, लेकिन वेग ही जीरो है तो प्रारंभिक संवेग जीरो हो जाएगा। अंतिम संवेग देखो, तुम अपने मन से इधर प्लस मान लो, माइनस मान लो, इधर प्लस मान लो, तुम इधर भी प्लस और इधर माइनस मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा पर है। इधर माइनस माने हो तो बताओ ये क्या लिखोगे इसका? देखो ये अंतिम संवेग के बारे में लिखने जा रहे हैं, अंतिम संवेग के बारे में, तो इसका भी संवेग लिखोगे और इसका भी संवेग लिखकर दोनों को जोड़ोगे, तो बताओ अंतिम संवेग इस वाले टुकड़े का क्या होगा अंतिम संवेग? तो बोलेंगे इसका द्रव्यमान गुणे इसका वेग माइनस में होगा, फिर बीच में प्लस, इसका द्रव्यमान गुणे इसका वेग, ये हो जाएगा। क्योंकि इसलिए प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा बराबर। प्रारंभिक संवेग जीरो है, अंतिम संवेग क्या होगा -40 प्लस 4v। बताओ v का मान कितना आ गया, 10 मीटर प्लस में आया है ना, तो 10 प्लस में आया है मतलब जो माने हैं वो सही है क्या, 4 kg वाला इसी दिशा में गति करेगा जिधर माने प्लस में आया है, इसलिए आ गया ये उसका वेग भारी वाले का। ये उसका सेकेंड एग्जाम्पल है संवेग के संरक्षण का। लेकिन इसमें एक और बात पूछे थे, सिद्ध करिए कि दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे। अब तुम खुद सोचो, अगर दो टुकड़ों में टूट गए और दोनों जो है सत, और हमें यह मालूम है कि प्रारंभिक संवेग जीरो है, हमें यह मालूम है कि प्रारंभिक संवेग जीरो है, तो बताओ अंतिम संवेग दो टुकड़ों में टूट जा रहा है तो दो सदिश राशि आ गया, और हमें यह मालूम है कि प्रारंभिक जीरो है तो अंतिम भी जीरो है। और अंतिम जीरो कब हो सकता है, जब एक संवेग इधर है प्लस में तो दूसरा माइनस में आए। मान लो एक इधर आता संवेग बाद में टूटने के बाद, पहले तो जीरो था, टूटने के बाद एक इधर भागता और दूसरा इधर भागता, कुछ सोचो कि क्या ये दोनों मिलकर हैं क्या, तो बोलेंगे कभी नहीं जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, दोनों मिलके तभी जीरो हो सकते थे जब एक का दिशा इधर हो और दूसरा इधर हो। तो ये बोलते कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा और प्लस हो जाएंगे जीरो, लेकिन दोनों किसी कोण पर आ गए, जब किसी कोण के ये कभी मिल करके जीरो नहीं हो सकता। देखो विपरीत का मतलब ये होता है प्लस तो दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस मिलके जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ विपरीत तो है नहीं, ये किसी कोण पर है तो ये कैंसिल हो ही नहीं पाएगा, जीरो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए विपरीत में जाएगा। बात समझे कि नहीं, इसको ध्यान दे रहना। बाकी फिलहाल इसको जो है वेग नोट कर लो, इसका वेग कितना आएगा। देख लेते हैं। देखो विस्फोट से पहले
विस्फोट के बाद, विस्फोट से पहले तो स्थिर था, तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बताओ विस्फोट के बाद वो 3 टुकड़ों में टूट रहा है, जिसमें से बताओ इसका कुल द्रव्यमान कितना है, 8 केजी है। तो इससे संबंधित M1 अगर निकालना हो, पहले वाले संबंधित अगर M1 निकालना हो, इस 1 वाले को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई सबको जोड़ देंगे, और जिसको बांटना है उसको गुणा कर देंगे। बताओ कितना आ जाएगा ये। और चूंकि जितना ये भी 1 है ये भी 1 है, तो जो M2 आएगा, M2 वाला भी 1 हो जाए, 2 केजी हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो, टोटल द्रव्यमान 8 है, ये दोनों मिल करके 2 2 4 हो गए, तो 8 में से 4 घटाओगे तो बाकी द्रव्यमान इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा M3 का द्रव्यमान 4 केजी। इसका मतलब 2 हो गए 2 2 केजी के, और 1 हो गया 4 केजी का। अब ये बताओ कि उसमें से 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं, बोलो। 2 जो छोटे छोटे टुकड़े हैं 2 2 केजी वाले, वो एक दूसरे की कैसे गति कर रहे हैं, लंबवत। अच्छा, एक कितने से जा रहा है, तो दूसरा भी कितने से जाएगा, दोनों समान वेग से चल रहे हैं। तो ये बताओ कि इसका संवेग, मतलब इसका वेग कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना। बताओ तीनों का संवेग क्या 3 सदिश राशि हो जाएंगे, एक सदिश राशि इसका, एक सदिश राशि इसका, और एक सदिश राशि इसका। तो ध्यान देना, इसको फिर से डायग्राम बनाते हैं, लेकिन P के टर्म में। जैसे देखो इस वाले का P1 कितना आएगा, तो बोलेंगे द्रव्यमान गुणे वेग, क्या 20 आ जाएगा, 2 में 10 से गुणा कर दो। दूसरे टुकड़े का P2, क्या वो भी द्रव्यमान गुणे वेग, क्या 20 हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो क्योंकि 20 और 20 दोनों सेम है, तो दोनों को P और P मान लो, P1 P2 दोनों बराबर थे। तो बताओ दोनों का संवेग मिल करके 90 डिग्री पर होने के कारण क्या बीचों बीच जाएंगे, दोनों का परिमाण जब दोनों जोड़ेंगे तो। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझो है क्या। क्योंकि ये अपने आप आंतरिक बल से टूटा है 3 टुकड़ों में, ये अपने आंतरिक बल से 3 टुकड़ों में टूटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक जो संवेग होगा वही अंतिम संवेग के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है, मतलब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग ये बराबर हो जाएगा। प्रारंभिक संवेग एक ही टुकड़ा था, तो एक ही संवेग होगा जो कि 0 होगा, बराबर अंतिम संवेग 3 टुकड़ों का मिल करके है। और यदि इसको तुम P1 माने थे और इसको तुम P2 मानोगे, अगर इसको P2 मानोगे और तीसरे वाले को किसी भी दिशा में, चलो इधर मान लो इधर P3 मानते हो, तो चूंकि तीनों सदिश राशि हैं, P1 भी संवेग है, P2 और P3 भी, और तीनों संवेग सदिश राशि होते हैं, तो तीनों को तुम ऐसे लिखोगे तरीके से, अब ध्यान देना P1 P2 P3 तीनों सदिश राशि को ऐसे जोड़ेंगे और तीनों मिल करके 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक 0 है तो अंतिम भी 0 होना चाहिए, तीनों को मिल करके। तीनों सदिश राशि हैं, सदिश राशि को जोड़ने का मतलब सदिश राशि को ऐसे ही जोड़ते हैं, और तीनों मिलकर क्या होना चाहिए, 0। बताओ कौन कौन सा संवेग हमें मालूम है, तो बोलेंगे P1 और P2 का मालूम है। इसका मतलब, अच्छा किसका पूछ रहा है, P3 का पूछ रहा है, P1 P2 दे दिया, P3 का पूछ रहा है। तो अगर तुम्हें P3 का मालूम करना होगा तो क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, इन दोनों को इस तरफ भेज दो,
माइनस P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संवेग को जोड़ो, जो जो तुम्हें मालूम है 20-20, उन दोनों को जोड़ो, लेकिन वेक्टर के नियम से जोड़ना। ये मत कर देना 20 और 20 को जोड़ना है तो 20-20 40 हो गया। वेक्टर का नियम ये नहीं बोलता है। बस में आ रहा ना, वेक्टर का कुछ और ही नियम होता है, वो तुम लोग बता चुके हैं वेक्टर में। ध्यान देना, उस वेक्टर के नियम से इसको जोड़ना, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर का जो दिशा होगा उसके पहले माइनस लगा है, तो जो तीसरा वाला होगा वो इन दोनों के दिशा के विपरीत होगा। देखो माइनस होना क्या बता रहा है कि जिधर इन दोनों का आएगा, माइनस ये बताएगा कि जिधर इन दोनों का आएगा उसके विपरीत में ये आएगा। अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच में से आएगा, है कि बताओ 20-20 का 90 डिग्री पर 20√2 होता है। शायद तुम पिछला लेक्चर अगर अच्छे से क्लियर होगा, दोहराए होगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि 20-22 अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो 20√2 उसका रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा। अब ये बताओ कि जिधर ये होगा इन दोनों का परिणाम, उसके विपरीत में P3 वाला होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला बोल रहा है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जिधर आएगा, माइनस का मतलब P3 वाला उसके विपरीत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर से इसको डायग्राम बनाओगे तो तुम ऐसा बोलोगे कि अगर ये दोनों मिल करके 20√2 अगर इधर की तरफ है तो ये वाला टुकड़ा उसके जस्ट विपरीत होगा P3 वाला। और बताओ परिमाण वाइज, दिशा वाइज नहीं, परिमाण वाइज बताओ बराबर होंगे कि नहीं? परिमाण में, डायरेक्शन में नहीं, परिमाण में दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन कौन? P3 बराबर 20√2। परिमाण बार बोलना है, परिमाण में। दिशा में अगर बोलते तो यहाँ माइनस लगाते, दिशा के साथ अगर हम बोलते दिखाने के माइनस लगाते, लेकिन प्लस माइनस लेते नहीं है। तो जो P3 वाला होगा, P3 वाला किसके बराबर आ गया? इन दोनों का जो रिजल्टेंट मतलब परिणामी के बराबर हो गया। अब ये बताओ कि तीसरे वाले टुकड़े का संवेग क्या होगा? तो मान लो इसका वेग कितना है? v है, और इसका द्रव्यमान कितना है? 4 kg। इसका मतलब P3 वाला होगा वेग गुणे द्रव्यमान, मतलब 4 इंटू वी, 4 इंटू वी बराबर 20√3। तो यहाँ से v बराबर ये आ जाएगा। जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले का मास गुणे वेग लिख दिया, इसको बराबर कर दिया, आ गया यहाँ से v का मान। ध्यान देना, बताओ बम जो है कितने द्रव्यमान का है? टोटल 12 kg का है। तो अगर ये इसका द्रव्यमान निकालना है क्या जाएगा? 1/1 + 2 + 3 गुणे 12। इसका निकालना है 2/1 + 2 + 3 गुणे 12। कितना आ जाएगा? ये 2 kg। ये कितना आ जाएगा? 4 kg। मिल करके 6 kg हो गया, और 12 टोटल है, तो इसका बाकी बचा द्रव्यमान इसका हो जाएगा 6 kg। अब ध्यान देना, दो हल्के द्रव्यमान 2 kg और 4 kg दोनों लंबवत गति कर रहे हैं। अब बताओ कि 2 kg वाले का संवेग कितना आ जाएगा? P1 बराबर, तो वेग कितना है इसका? वेग 1 मिनट, अच्छा हाँ हाँ सही है। कितना जाएगा? 10, क्योंकि द्रव्यमान है 2 और इसका वेग है 5, तो जाएगा 10। इसका देखो P2 बराबर, इसका द्रव्यमान है 4
और इसका वेग कितना है, क्वेश्चन दिया है 6, कितना आ गया 24 आ गया। अब तीसरे वाले का द्रव्यमान है 6 kg, 6 kg। और पहले ऐसा करो, इन दोनों का पहले निकाल लो परिणामी। इन दोनों का परिणामी कितना होगा, जब 90 डिग्री पर थे, ध्यान देना इसके पहले P और P 90 डिग्री पर थे तो P√2 आया था, 10 थे तो 10√2 आया था। लेकिन अगर वहीं P1 P2 हो जाता 90 डिग्री पर, तब यह आता P1 स्क्वायर प्लस क्या। अगर बराबर नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों को जोड़ने के लिए, लगा दो फॉर्मूला, तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। पता ये कितना आएगा, थोड़ा हल करके देखो तो कितना आ रहा है, 26 आएगा। ये हल कर लोगे ना। और देखो ध्यान देना, इसका मतलब ये तो समझ गया ना, P होगा तो P√2 और P1 P2 होगा तो रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर 90 डिग्री पर होगा तो। अब ये बताओ कि जब इन दोनों का मिल करके 26 है तो इसका भी तो उसी दिशा के विपरीत 26 होना चाहिए मोमेंटम P3 वाले का, क्योंकि 26 इन दोनों मिल करके 0 कब बनाएगा, जब तीसरे वाले का उतना ही हो, मतलब 26 ही हो, दिशा के विपरीत हो, तभी तो कैंसिल कर जाएंगे दोनों, तो अभी भी मोमेंटम क्या जाएगा 0। तो ध्यान देना, इसका मतलब कि इसका वेग मान लो v, तो इसका द्रव्यमान गुणे इसका वेग बराबर इसका संवेग, p बराबर mv वाले फार्मूले से। तो आ गया ये 26। अब बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा v का मान, 13/3, जो भी आएगा इसी को मान लो 13/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ, इन दोनों के परिणामी के विपरीत इसको क्यों लिए, क्योंकि प्रारंभिक संवेग शुरुआत का रेस्ट में होने कारण 0 था, तो अंतिम वाला भी दोनों तीनों मिल करके 0 होना चाहिए, इसीलिए हम इसको इसके बराबर कर हैं, जिससे कि ये दोनों कैंसिल करके 0 के बराबर करते हैं। तो प्रारंभिक 0 तो अंतिम वाला भी क्या हो जाएगा 0। कर लोगे। देखो ध्यान देना, गन से रिलेटेड देख लो इसमें क्वेश्चन, जैसे तुम लोग देखे होगे, अगर किसी गन से अगर मान लो कोई बुलेट यहां से ऐसे निकलता है बाहर की तरफ, तो तुम लोग ये देखे होगे ध्यान से कि ये भी पीछे जाता है, क्लियर ना। तो यहां पर जो है मान लो ये v1 है, ये किसका वेग है बताओ, बुलेट का, मतलब गोली का वेग है। और ये जो होगा ये बंदूक का वेग है, बंदूक का वेग, इसको v2 मान लो। देखो इसका नाम v2 का नाम है प्रतिक्षेप वेग। देखो प्रतिक्षेप वेग इसको बोलते हैं रिक्वायल स्पीड, रिक्वायल वेलोसिटी लिख सकते हैं, रिक्वायल स्पीड या वेलोसिटी। देखो होता क्या है कि जैसे कभी तुम लोग देखते हो कि अगर गोली बाहर निकलता है बंदूक से तो बंदूक पीछे भागता है, रेडियो एक्टिव एटम आगे भी आएगा तो वहां पर भी तुम्हें ये मिलेगा कि एटम से जब बाहर निकलता है, इतना तो नाम सुने ही होंगे, रेडियो एक्टिव परमाणु या एटम, जिससे अल्फा बीटा बाहर निकलता है तो वो परमाणु या एटम जो है पीछे भागता है। ये नहीं पढ़े होगे पीछे अल्फा बीटा गामा निकलता है, तो 12 में पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन करवाया जाएगा क्लास 12। तो जहां जहां पर किसी सिस्टम से, जैसे मान लो यही है ना, अगर इसको एक सिस्टम मान लो, अगर ऐसा कुछ हुआ कि इसमें वस्तु बाहर निकल गया तुरंत, ये पीछे भागने लगेगा।
देखो एक और इसमें आता है एग्जांपल, जैसे कभी कभी ऐसे ही नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप का वैकल्पिक क्वेश्चन देता है। वो बोलता है कि मान लो कोई रूम है और रूम के बीच तुम्हें छोड़ दिया गया और ये जो है स्मूथ है, फ्रिक्शन है ही नहीं। अभी आगे अगला चैप्टर फ्रिक्शन हम पढ़ाएंगे, घर्षण पढ़ाएंगे, वहां पर तुम्हें बताएंगे कि हम लोग चलते हैं ना तो फ्रिक्शन के कारण चलते हैं। आगे बताएंगे, भी रीजन के साथ बताएंगे कि हम लोग जो चलते हैं ना वो घर्षण के कारण चलते हैं। अगर घर्षण ना हो ना तो होगा क्या, जैसे हम जिस पर खड़े हैं, अगर हमारे पैर और जिसके ऊपर हम खड़े हैं, अगर उन दोनों के बीच घर्षण अगर नहीं होगा तो मेरा पैर इसी पर ऐसे ऐसे करता रहेगा, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और हम लोग तभी आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे और जमीन के बीच में घर्षण है, इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं। इसको अगले चैप्टर में जिक्र करेंगे। फिलहाल इतना मान के चलो कि जिसके ऊपर हम खड़े हैं, अगर उसके और मेरे पैर के बीच अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा सा भी डिस्टेंस चल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं चल पाएंगे बिना घर्षण के। तो कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मान लो तुम्हें बीचों बीच, रूम के बीचों बीच तुम्हें रोक दिया गया और तुम्हें जो है फल लेकर के कि जाओ बीचों बीच तुम बैठो और सेव खाते रहो जो है। अब बताओ सेव कब तक खाओगे जो है, पूरा जिंदगी भर तो सेव नहीं खा सकते ना, बाहर तो निकल पाओगे, यहाँ दरवाजा है, अब मान लो यहाँ दरवाजा है जो है, अब क्या करोगे तुम, तो करना क्या तुम्हें, क्योंकि इससे बाहर निकलना है, तुम चल भी नहीं सकते क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, घर्षण है ही नहीं, चल ही नहीं सकते। तुम करना क्या, सेव को इधर फेंक देना, जो तुम खा रहे थे सेव उसको तुम पीछे फेंक देना। जैसे तुम अब तो जैसे तुम सेव को पीछे फेंको ना, तुम इधर जाना शुरू कर दोगे। वो भी कॉन्सेप्ट इसी जैसा है कि जब कोई सिस्टम से अगर कोई सिस्टम अलग होता है, तो अगर किसी सिस्टम से कोई छोटा सा भी सिस्टम अगर अलग हुआ तो वो जिस दिशा में जाएगा उसके विपरीत दिशा में जो बाकी बचे हुए सिस्टम है वो जाना शुरू कर देते हैं, और जाना भी चाहिए संवेग के संरक्षण के नियम के अनुसार। संवेग के संरक्षण के नियम से क्या होना चाहिए, अभी तुम रूम में बैठे हुए थे तो तुम्हारा संवेग क्या था, 0 था। लेकिन जैसे तुम्हारे ही पास से एक सेब फेंका गया तुम्हारे द्वारा, अगर तुम्हारे द्वारा एक सेब इधर फेंका गया तो अभी भी क्या कोई बाहरी बल लगा क्या, जैसे हम इसको इधर फेंके तो हमारे और इसके बीच का बल हो गया ना, वो हम इसको फेंकेंगे तो मेरे और इसके बीच का बल हो जाएगा वो, जो कि आंतरिक बल कहलाएगा। और जब भी आंतरिक बल लगता है तो वहां पर संवेग संरक्षित होता है, ये बता चुके हैं। तो हम सेव को फेंकेंगे भी तो आंतरिक बल के माध्यम से फेंकेंगे, तो यहाँ पर संवेग संरक्षित होगा। और संवेग संरक्षित होने का मतलब कि अगर उसमें से टूटा हुआ कोई भी टुकड़ा अगर इधर संवेग से जा रहा है तो बाकी बचा टुकड़ा इधर संवेग से जाएगा और दोनों बराबर होंगे, तभी तो अभी भी कैंसिल करेंगे। और शुरुआत में संवेग 0 था तो अभी भी क्या होगा, 0। तो इस टाइप का भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो तुम यही उपाय लगा करके बाहर, रूम के बाहर निकल सकते हो। तो जैसे यहाँ पर है उसी तरीके से यहाँ पर भी है। प्रतिक्षेप वेग या रिक्वायल वेलोसिटी क्या होता है, वो यही होता है कि अगर उसमें से अगर कोई गोली तो बंदूक पीछे की तरफ जाएगा। अगर मान लो गोली का द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और पहले बंदूक जो है रेस्ट में था, रुका हुआ था, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा बाहर निकलना शुरू किया, तो यहाँ पर अब दोनों का संवेग क्योंकि पहले 0 था तो अभी भी 0 होगा। ध्यान देना, पहले जो है ये रुका हुआ था, रुकने का मतलब प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, 0। तो अंतिम संवेग 2 टुकड़ों में बट गया, तो इसको लिखेंगे ऐसे m1 v1, एक इसका संवेग हो गया, ये पीछे जा रहा है तो उसको लिख देना m2 माइनस v2, और ये हो गया क्या, फाइनल संवेग, अंतिम संवेग। और जो कि कंजर्व होना है दोनों का मोमेंटम, दोनों का संवेग, तो प्रारंभिक और इनिशियल और अंतिम क्या कर दोगे बराबर, तो 0 बराबर हो जाएगा m1 v1,
ये देखो माइनस है तो माइनस m2v2, और यहां से कह सकते हो m1v1 बराबर क्या। इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग है, इसको भी अपने लैंग्वेज में लिख करके समझ लेना। देखो इधर देखो, तो बताओ इसमें जो है कितने वेग से निकल रहा है गोली, 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल रहा है, और ये कितने वेग से पीछे भागेगा यही निकालना है। ये कितने केजी का दिया हुआ है बंदूक, 10 केजी का, और इसका कितना ग्राम दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। अब ध्यान देना, चूंकि रुका हुआ है पहले, बाद में जब गोली इधर निकला तो बंदूक पीछे भागेगा, तो अगर प्रारंभिक उसका संवेग 0 है तो अंतिम संवेग भी 0 होगा। अंतिम संवेग तभी 0 होगा जब इसका संवेग इसके संवेग के बराबर हो। इसका संवेग क्या होगा, 200 गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग। इस जगह 200 गुणे 50 ग्राम मतलब 10⁻³ बराबर इसका द्रव्यमान इसका वेग। अब यहां से हल कर लो, 3 0 -3 गायब सब 0, 10 आ गया। यही प्रतिक्षेप वेग होगा, है ना। एक और क्वेश्चन लिख लो, देखो क्या बोल रहा है, एक बंदूक से 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में कितने गोली फायर ऐसे ही किए जाते हैं, 50 गोली फायर किए जाते हैं 60 सेकेंड में। और बताओ एक गोली का द्रव्यमान कितना होता है, कितना, 50 ग्राम, और वेग कितना होता है, ये तो संख्या है उसका, और उसका 100 मीटर पर सेकेंड से चलता है वो। तो ध्यान देना, जैसे यहां पर जो व्यक्ति होगा इसको चलाता होगा, तो वो जो है इस, क्योंकि जब इतना गोली बाहर निकलेगा तो ये पीछे भागेगा, तो इसको पीछे भागने से रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए उसको पकड़े रहना होगा ना, तो कितना बल लगाकर के इस बंदूक को यहीं पर रोके रहेगा, क्योंकि छोड़ देगा तो पीछे भाग जाएगा बंदूक। तो कितने बल से इसको रोकना होगा, वही बल पूछ रहे हैं। बल बराबर जैसा तुम्हें माहौल दिख रहा है, समय का, द्रव्यमान का, वेग का, इससे यही दिमाग लगा सकते हो। कहीं ना कहीं हमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि द्रव्यमान वेग दे दिया तो कहीं ना कहीं संवेग के बारे में वो देने की कोशिश कर रहा है। इतने समय दे दिया मतलब कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश कर रहा है। पक्का कि बल के लिए यही फॉर्मूला यूज करने के लिए दिमाग में लाओगे विचार। अब ये बताओ कि बंदूक के अंदर जब गोली रहा होगा तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया होगा, इसमें बंदूक के अंदर गोली का वेग। फाइनली वो कितने वेग से चलना शुरू कर दिया, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से। ये क्या हो गया, बंदूक से निकलते समय 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, तो एक गोली का संवेग बताओ क्या होगा, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग
मतलब पी फाइनल, एक गोली का पी फाइनल, तो उसका द्रव्यमान गुणे उसका वी फाइनल। वी फाइनल तो दिया है, द्रव्यमान कितना दिया, 50 ग्राम, तो 50 ग्राम तो 10⁻³ कर देंगे तो केजी हो जाएगा, गुणे वेग हो जाएगा 100। देखो ये 5 आएगा, देख लो। अब बताओ कि वेग परिवर्तन क्या होगा एक गोली का, एक गोली का वेग परिवर्तन पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब पी फाइनल मतलब अंतिम संवेग 5, प्रारंभिक संवेग क्या होगा, क्योंकि वेग 0 है तो प्रारंभिक संवेग भी 0 हो जाएगा, मतलब ये आ गया डेल्टा पी 5। बताओ तो 50 गोली का संवेग बताओ, एक गोली का 5 है संवेग, मतलब संवेग परिवर्तन, तो 50 गोली का संवेग परिवर्तन क्या होगा, तो बोलेंगे 50 संख्या में है और 5 एक का है, तो 50 संख्या में गुणे 5 एक का, तो आ गया 250, ये आ गया डेल्टा पी। बस हो गया, इसको रख दो, डेल्टा पी 250 बटे 60 सेकेंड हो गया, जो भी आएगा 25 बटे 6 न्यूटन। इतना बल लगाकर उसको रोकना पड़ेगा। बात समझ में आया, इसको नोट कर। बंदूक के अंदर वेग, बंदूक के बाहर वेग, फिर उसका फाइनल मोमेंटम, फिर उसका डेल्टा पी एक गोली का, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल 5 आया, ये प्रारंभिक संवेग 0 हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, तो 50 से गुणा कर देंगे, तो एक गोली का 5 है तो 50 गोली का संवेग परिवर्तन 250, 250 यहाँ बटे उसका 1 सेकेंड का समय, 1 मिनट का समय, 60 सेकेंड। क्या क्या दिया हुआ उसमें, ये देख लो, 100 मीटर का ऊंचाई है, एक को यहाँ से छोड़ा जाता है तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0, और दूसरे को यहाँ से फेंका जाता है 50 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा बताओ कहाँ पर टकराएंगे दोनों, क्या वो समय निकाल सकते हो जिसमें दोनों मिलेंगे, क्या वो समय निकाल सकते हो, तो वो समय निकालने का हम 2 तरीका बता रहे हैं। एक तो जो तुम बहुत बेसिक से हल करते हो, एस बराबर यूटी के हिसाब से डी स्क्वायर वगैरह वगैरह, एक तो रिलेटिव मोशन भी पढ़ाए थे। ऐसा करते हैं पहले रिलेटिव मोशन से जल्दी से हम लोग पहले समय निकाल लेते हैं कितने समय बाद मुलाकात होगा, फिर आगे जो हम लोग बेसिक से हल करेंगे। बताओ अगर हमें रिलेटिव मोशन से हल करना है तो क्या बोलेंगे, इसको ऑब्जर्वर मान लो, ऑब्जर्वर के पास जो जो होता है सब पलट कर जोड़ देता है, उसमें जिसको ऑब्जर्वर देखता है, मान लो ऑब्जर्वर ये देखने वाला है, इसमें इसके पास प्रारंभिक वेग तो 0 था, इसके पास सिर्फ जी था, जी को पलट कर जोड़ेगा तो जी इधर हो गया, एक हवा में जी इसका खुद का है जी, तो इसका एक खुद का और एक इसके पलट के जोड़ने के बाद वाला, ये तो यहाँ से पलट गया तो हट जाएगा यहाँ से, जी जी कैंसिल, इसके पास सिर्फ एक ही वेग ही बचा, त्वरण नहीं बचा। तो बताओ ये बोला हम रुके हैं तुम्हें आना तो आओ, तो कितने वेग से आएगा, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से। ध्यान देना ये स्पीड बदलेगा भी नहीं, क्योंकि इस स्पीड को बदलने वाला जो जी था वो खुद ही कट गया। तो बताओ 50 मीटर पर सेकंड के वेग से कितना दूरी तय करना है, 100 मीटर, तो बताओ 100 मीटर की दूरी तय करना है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, बताओ कितने सेकंड बाद टकराएगा। ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से था, लेकिन आज जब तुम अपने बेसिक से, तो बेसिक वाले से भी तुम्हारा 2 सेकंड आएगा, देखो कैसे, बताओ ये कितना दूरी तय किया, तो अगर इसको इसको अगर मान ले कि ये दूरी तय किया y, तो टोटल हाइट है 100, ये दूरी किया तय y,
बाकी बचा हुआ दूरी 100 में से y घटा दो। बताओ ये जो 100 माइनस y है वो किसके बराबर, प्रारंभिक वेग 0 है, ut 0 हो गया। देखो ये दूरी है, दूरी बराबर, दूरी मतलब विस्थापन, विस्थापन बराबर ut 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ut 0 हो चुका है, बचा केवल हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें बताओ विस्थापन ऊपर है, जी नीचे है, अब प्रारंभिक ऊपर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, y बराबर विस्थापन ऊपर है तो प्लस लिखो ऊपर की तरफ। बताओ ये भी क्या है, प्रारंभिक वेग, वो भी ऊपर की तरफ है तो 50 t। बताओ ये उल्टा है, नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों के साथ जोड़ दो, तो जोड़ो दोनों को, जब जोड़ेंगे तो y से y गया, माइनस प्लस हाफ जी टी माइनस हाफ जी टी गया। यहाँ देखो 100 बराबर 50t, यहाँ समय कितना आ गया, 2 सेकेंड। देखो जो हम लोग तुरंत लाए थे वो यहाँ से भी 2 सेकेंड आ गया, वो अलग केस है। अब आते अपने कैसे हल करेंगे क्वेश्चन को, सुना ध्यान से। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जब 2 केजी द्रव्यमान का वस्तु और 4 केजी, ये है ना 4 केजी, नहीं ये वाला 4 केजी है और ये वाला, तो ध्यान देना क्वेश्चन में ये है कि जो 4 केजी वाला है यहाँ छोड़ा जाता है और 2 केजी वाला यहाँ से फेंका जाता है, वो जिस समय टकराएंगे, टकराने के जस्ट पहले पता कर लो कि उसका वेग कितना होगा, दोनों का कितना कितना वेग होगा टकराने के जस्ट पहले। तो टकराने के जस्ट पहले इसका वेग निकाल लो और इसका वेग निकाल लो। बताओ टकराने के जस्ट पहले ये इधर आता हुआ दिखेगा, ये इधर जाता हुआ दिखेगा, जस्ट पहले मतलब 2 सेकेंड बाद उसका वेग, 2 ही सेकेंड पे टकराएंगे। जब 2 सेकेंड पे टकराएंगे तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो 2 सेकेंड बाद इसका वेग कितना आ जाएगा, इसको मान लो ये a है तो हमें निकालना है va, इसको मान लो b है, इसका वेग हो जाएगा vb। बताओ va कितना होगा, 2 सेकेंड बाद a का वेग va बराबर u प्लस जी टी। u प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा 0, g कितना होगा बताओ, g लगेगा 10, समय कितना 2, तो क्या टकराने के जस्ट पहले a वाले का वेग नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड होगा। बताओ इसका 50 मीटर पर सेकेंड था वेग जिससे फेंका गया था, तो 2 सेकेंड बाद v का वेग vb बराबर, ध्यान देना vb बराबर u, पता इसका प्रारंभ b वाले का प्रारंभिक वेग 50 है, क्योंकि g नीचे लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस g का मान 10 और समय कितना है 2 सेकेंड, ये देखो आ गया 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझे कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय दोनों टकराने वाले होंगे, एक चलता होगा 20 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा चलता होगा 30 मीटर पर सेकेंड से। थोड़ा यहाँ पर देखो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान देना, क्या सुनना ध्यान से। बताओ दोनों जो है टकराने से पहले कितने कितने वेग से चल रहे थे, एक चल रहा था 20 से और दूसरा चल रहा था 30 से, इसका था 4 केजी और इसका था 2 केजी। लेकिन बताओ टकराने के बाद क्या दोनों चिपक जाते हैं, जब दोनों चिपक जाते हैं दोनों मिल करके, ये क्या है टकराने के पहले है, यह है टकराने के बाद, और वो दोनों मिल जाएंगे तो टोटल केजी आ जाएगा 6 केजी, 4 और 2 6 केजी। अब मान लो अपने मन से कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो, अगर गलत माने रहेंगे
तो ये माइनस आ जाएगा। और शायद गलत माने भी हैं, तुम हल करके देखना। वैसे डेटा ही गड़बड़ ले लिए तो, क्योंकि हम ऊपर स्कूल जाना चाह रहे थे, लेकिन देखो इसको हल करोगे तो माइनस आ जाएगा। देखो कैसे, ये बताओ टकराने से पहले इसका वेग कितना होगा। तो प्रारंभिक वेग ये देगा, और टकराने के बाद अंतिम वेग देगा पी फाइनल। तो बताओ टकराने के पहले वाले को लिखो थोड़ा। तो देखो ऊपर की तरफ प्लस मान लो, तो इसका प्लस होगा और ये जो है माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे जा रहा है। तो ऊपर की तरफ प्लस मानो तो आ जाएगा इसका मोमेंटम 2 इंटू 30 प्लस इसका आ जाएगा 4 इंटू माइनस 20, ये आ गया माइनस 80 प्लस 60। माइनस 80 प्लस 60 कितना हुआ, माइनस 20। ये आ गया प्रारंभिक संवेग। अब देखो इसका संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग क्या होगा। तो अंतिम संवेग हो जाएगा, दोनों मिल चुके हैं, 6 केजी बन चुका है, तो 6 केजी गुणे उसका वेग कितना v। अब बताओ कि अब देखो ध्यान देना, क्या बोले थे कि नया मिलेगा यहाँ पर, ध्यान देना। पहली बात की बताओ, क्या ये लिखना सही है, प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग बराबर। बताइए लिखना सही है। तो बोलेंगे जो नियम बताए थे संवेग के संरक्षण का, कि संवेग का संरक्षण कब लगाया जाता है, अगर उस नियम को याद करो तो बोल दो कि ये गलत है। इसलिए क्योंकि संवेग के संरक्षण का नियम क्या था कि बाहरी बल 0 होना चाहिए। लेकिन तुम खुद याद करो कि बताओ जिसमें ये दोनों टकरा रहे हैं दोनों पर बाहरी बल mg लग रहा है। एक वाले पर 4 केजी का 40 न्यूटन का mg नीचे लगेगा, एक वाले पर 2 केजी होने के कारण 20 न्यूटन का mg नीचे लगेगा। बताओ जब दोनों पर बाहरी बल लग रहे हैं तो कैसे दोनों का मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो, मतलब क्या दोनों का कैसे संरक्षित कर सकते हो संवेग। लेकिन होता है, उसका रीजन समझो। जो ये टकराने वाले वेग होते हैं, पहली बात ये दिमाग बैठा लो कि टकराने वाला जो वेग होता है या जो ब्लास्ट करता है बम या कोई भी चीज ब्लास्ट करता है, तो ब्लास्ट करने का मतलब टूटा, और टकराने मतलब दोनों टकराए लड़ गए। तो जिसमें दो वस्तु टकराते हैं उसमें बहुत ज्यादा बल लगता है। मतलब टकराने वाला बल कोई नॉर्मल बल, कोई कम बल नहीं होता। टकराने वाला ऐसा तो नहीं होता है ऐसे गया फिर आराम से टकराया कि चोट लगेगा हम लोग को, आराम से टकराया फिर दूर चला गया आराम से, ऐसा नहीं होता है। आता है जब टकराता है तो बहुत तेजी से टकराता है, और जिसमें टकराता है उसका बल बहुत ज्यादा होता है। और जिसमें ब्लास्ट करता है तो आराम आराम से बम दिया हुआ है, ये ब्लास्ट करने का मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि ये टूटेगा आराम आराम से और टूट करके तब ऐसे जाएगा, नहीं। जब ये टूटता है तो बहुत तेजी से निकलता है बाहर। जितने भी टुकड़े होते हैं बम के, वो हर एक टुकड़ा बहुत तेज चलता है। इसलिए क्योंकि बम का जो आंतरिक बल है जो उसको कई टुकड़ों में तोड़ता है, वो तोड़ने वाला कोई नॉर्मल बल नहीं होता या कोई 20 या 30 न्यूटन का बल नहीं होता, वो कई हजार न्यूटन का बल होता है। तो पहली बात ये दिमाग में सेट कर लो, टकराने वाला बल मतलब टकराते समय जो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं वो बल, या जब कोई बम जो है वो ब्लास्ट करता है, विस्फोट होता है तो टूटने वाला बल, ये सभी बल बहुत ज्यादा वैल्यू वाले होते हैं, बहुत ज्यादा मान वाले होते हैं। और उसके बल के सापेक्ष जो 2 केजी का 20 लग रहा था, 4 केजी का 40 लग रहा था, ये वाला बल लगभग लगभग नगण्य हो जाता है। ध्यान देना, यहां से यहां तक जब तक गया, टकराने से पहले तक का 2 केजी का यात्रा यहां से यहां तक था, तो यहां से यहां तक भी mg लग रहा था। लेकिन यहां से यहां तक में ये नहीं बोलेंगे कि उसका मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि टकराया नहीं है। तो चलते समय संवेग या मोमेंटम संरक्षित नहीं होगा, लेकिन बल लगे उसके बावजूद भी संरक्षण हो, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब लगने वाला बाहरी बल जो उसके आंतरिक बल है उसके बल की तुलना में बहुत कम हो जाए। उन सभी जगह तुम लगा सकते हो। ध्यान देना, टकराने के केस में या टूटने के केस में, ब्लास्ट होने केस में
जो आंतरिक बल लगता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू वाला होता है, 2000 न्यूटन, 500, 600 न्यूटन। और उसके तुलना में जो mg वाला बल है 40 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, वो उसके तुलना में नगण्य होता है। इसीलिए नगण्य होने कारण ही हम लोग यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, करा रहे हैं। क्लियर ना? नहीं तो नहीं कराते। समझे कि नहीं? तुम बुक में भी पढ़ोगे तो यही रीजन मिलेगा। हम थोड़ा और अंदर जाकर के इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर जाकर के समझने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लो कि टूटते समय या टकराते समय जो बल लगता है वो इसके mg वाले या गुरुत्वाकर्षण बल वाले की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। कौन बल? टकराने वाला बल या टूटते समय वाला जो बल होता है वो mg वाले की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। और उसकी तुलना में mg वाला बहुत नगण्य होता है। क्योंकि नगण्य होता है इसलिए हम लोग उस समय जिसमें टकराएगा या ब्लास्ट करेगा उस समय हम लोग मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, उस घटना से पहले और उस घटना के जस्ट बाद। समझे कि नहीं? इसको ऐसा करो, तुम अभी यहां नोट कर लो सब। तो जब ये बराबर करवाएंगे तो उसके पहले कुछ लिखवाएंगे नोट पॉइंट करके। समझे? अभी तक ये सब नोट कर लो। ये लिखवाएंगे तो उसके पहले कुछ पॉइंट जो बोल रहे थे वही लिखवा करके तब इसको बराबर करवाएंगे। अभी ये वाला काम कर लो, तो नोट कर लो। हो गया ना? बस ये जो लिखे उसके नीचे लिख दो, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग -20 है, अंतिम संवेग ये हो जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा यहाँ से -10/3। हो गया? मतलब माइनस का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ऊपर v माने थे, देखो v ऊपर माने हैं ना, वो नीचे जाने लगेगा डायरेक्ट। देखो ऐसा भी हो सकता था। अब देखो क्वेश्चन ही थोड़ा उल्टा बन गया। क्वेश्चन ये बन गया कि वो ऊपर गया ही नहीं, दोनों चिपकने के बाद दोनों नीचे जाने लगे। हम ये मान करके थोड़ा हमें ये लग रहा था कि दोनों चिपकने के बाद ऊपर पहले जाएंगे, फिर अधिकतम ऊंचाई कहीं तक जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन तो बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा। जब तुम बुक में हल करोगे ना तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि जब दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद दोनों जब चिपक जाएंगे तो चिपकने के बाद उसका जो वेग मिलेगा वो ऊपर जाते हुए मिलेगा। तुम नियम से हल करोगे तो ऊपर जाते हुए मिलेगा। तो बोलेगा कि जमीन से अधिकतम कितना ऊंचाई तक जाएगा। तो ध्यान देना, अगर ऊपर मिलता, ध्यान सुनना, अगर चिपकने के बाद दोनों का वेग ऊपर मिलता तो ये पहले हाइट निकाल लेना। ये हाइट निकालना आसान है, देखो यहां से देख लो कैसे। 2 सेकंड लाए हो ना, वाई यही तो है हाइट, वाई जहां पर दोनों टकरा रहे हैं, यही में दोनों टकरा रहे हैं। तो जहां पर दोनों टकरा रहे हैं वो जमीन से कितना ऊंचाई पर है? वाई ऊंचाई पर है। तो बताओ, ऐसा करो कि तुम यहाँ पर रख दो, थोड़ा जल्दी से आ जाएगा। यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो, यहाँ 10 रखो, जी का मान 10 रखो और टी का मान 2 रखो। तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 और जी का मान 10। तो ये पूरा मिलाकर कितना आ गया? 20। और ये 100 माइनस वाई बराबर 20, तो वाई बराबर 80। ध्यान देना, वाई का मान 80 आ गया। जब यहाँ 2 रखोगे, यहाँ जी रखोगे तो वाई का मान 80 आ गया। मतलब ये 80 मीटर ऊंचाई पर टकराया। अब बताओ ये 80 मीटर आ गया। अगर ऊपर वेग आता तो यहां से और कितना दूर तय करता? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वाले फार्मूले से वो हाइट और निकालते h। तो 80 प्लस जो h आता इसे हल करने के बाद उस h को 80 में जोड़ देते तो वो जमीन से उतने ऊंचाई तक जाता, फिर यहां से वापस आता। ऐसा कब होता? जब तुम इसको हल करने के बाद जो वेग लाते वो वेग माइनस ना करके प्लस होता, और प्लस का मतलब ऊपर होता, और ऊपर होता तो कुछ ऊपर और जाता तब वापस आता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर टकराने के बाद वो डायरेक्ट नीचे आना शुरू कर दिया। और जब डायरेक्ट नीचे आना शुरू कर दिया 10/3 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो बताओ
अधिकतम कितने ऊंचाई तक जाएगा? तो जो पहले निकाले हुए हो 80 मीटर, उसी वही अधिकतम ऊंचाई उसका बन गया। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर इसका अधिकतम, अब तो तुम वीडियो से तो तुम देख ही लियो सब कुछ, कॉपी में नोट कर लो हम जो बताना चाह रहे थे। अगर ऐसा होता तो ये निकालते और इसको इसको जोड़ते तो आंसर होता। ना ऐसा हुआ, ना ऐसा करेंगे तो ऐसा आया, तो कितना ऊंचाई तक गया? 80 मीटर तक गया, वही आंसर है। लिख लो, जस्ट जो समझ रहे हो लिख लो उसको कॉपी में। यही लास्ट है। अब कल से जो है हम लोग घर्षण शुरू करेंगे। क्लियर ना? या